तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हम बात कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का असल में उद्देश्य क्या है? जहाँ तक हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं तो हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस ने सन 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे और उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से जो 17 टोटल गोल्स थे उसमें जो चौथा गोल था वह बात करता था गरीबी हटाने की, टू इरेडिकेट पॉवर्टी। और पॉवर्टी की इरेडिकेशन के साथ साथ उसमें बात की गई है विश्व की शांति की और विश्व के उत्थान की। तो विश्व का जो उत्थान है, मानवता की जो उत्थान की बात हम करते हैं, मूल रूप से शिक्षा से ही उसका प्रारंभ होगा। तो भारत की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक नई शिक्षा नीति इस देश को दी है ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने भारत की एक अलग अनूठी पहचान को बरकरार रख सकें। और जो हम इसके अलग अलग प्रावधानों को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इसके माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो चौथे स्तंभ के अंदर बात की गई है वह बात करते हैं इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की। उसके अंदर जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग की। उसके अंदर जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वैल्यू बेस्ड एक्शन बेस्ड लर्निंग की। और हम ये देखते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह पूर्ण रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ मेल खाती है और वह इस बात को आगे रखती है कि हम अपनी युवा शक्ति के माध्यम से, हम अपने छात्र छात्राओं के माध्यम से विश्व पटल पर भारत को तृतीय शक्ति के रूप में उभारेंगे और भारत पुनः शिक्षा के दम पर जगत गुरु, विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम, हमारे जो विद्यार्थी हैं, बिल्कुल, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो यहाँ से पढ़ते हैं और यहाँ से शिक्षा हासिल करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ें और हम ही ना उनसे सीखें बल्कि हम इस काबिल हों कि वो भी हमसे सीखें और हमारी तरफ देखें आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। तो ये शिक्षा नीति हमें उस लेवल तक लाने का एक प्रयास है। बिल्कुल, क्योंकि आज पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है, उम्मीद के साथ देखता है, उमंग के साथ देखता है, क्योंकि उनको पता है कि भारत की जो बौद्धिक क्षमता है, भारत के जो साधन संसाधन हैं, मानव विकास के माध्यम से ही दुनिया का विकास संभव हो पाएगा और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं भारतीयों से ही संभव होगी। जी। और अगर प्रोफेसर भारत हम इस शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें, अगर आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप हमें बताएं, बिल्कुल, वो क्या है, एक आम जन की भाषा में अगर आप हमें बताएं, उनको समझ आए कि विद्यार्थियों को कि प्रमुख बिंदु क्या है। सबसे पहली बात इस शिक्षा नीति के माध्यम से जो की गई है वह यह बात है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वह मातृभाषा में होनी चाहिए, चाहे वह बोली हिंदी हो, पंजाबी हो, तेलुगु हो, ताकि बच्चा अपनी पहचान से दूर ना हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, उड़िया हो। जो वातावरण घर में मिलता है, जो बोलचाल की भाषा घर में होती है, उसी भाषा से प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए, उसी से प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। माँ बोली, क्योंकि जो संस्कार हैं वह बच्चे को घर से मिलते हैं, तभी हम माता को प्रथम गुरु के रूप में देखते हैं, तभी हम माँ की बोली होती है ना, सबसे पहले वो सीखता है, माँ बोली। जी। तो इस नीति में प्रारंभिक शिक्षा जो है वो माँ बोली में होगी। बिल्कुल। इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि 5वीं कक्षा तक की जो शिक्षा है वह मातृभाषा में होगी, तो बच्चे को उन बातों को समझने में, सीखने में आसानी रहेगी। और अगर हो सके तो वह 8वीं कक्षा तक हो तो और भी अच्छा है, उसके बाद हो तो और भी अच्छा होगा, परंतु हर तरह से 5वीं तक की शिक्षा जो है वह मातृभाषा में होनी चाहिए। यह प्रथम बिंदु इस शिक्षा नीति के अंदर से निकल कर आता है, जो एक बहुत ही मजबूत आधारशिला व्यक्ति के जीवन में रखने में कामयाबी के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। और इससे ये भी फायदा होगा कि जो लोग शिक्षक माँ बोली से जुड़े हुए हैं, जिन्हें अपने अपने इलाके की भाषा आती है, उस पर पकड़ है और उस पर उन्होंने शोध किया है, अध्ययन किया है और एक पढ़ाने का वो मौका चाहते हैं, तो उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा, उनको और देश के विकास में योगदान मिलेगा, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक मौका मिलेगा। और किसी भी व्यक्ति को ये हीन भावना नहीं होगी कि मेरे को अगर मेरे प्रदेश की, मेरे समाज की, मेरे इलाके की भाषा आती है तो मैं किसी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति से कम हूँ। सारी भाषाओं को बराबर का मान सम्मान मिलना चाहिए, सारी भाषाओं को बराबर का स्थान मिलना चाहिए। ऐसी रूपरेखा इस शिक्षा नीति के माध्यम से देखने को मिलती है। ये तो प्रारंभिक शिक्षा की आपने बात की। अगर हम माध्यमिक तौर पर आए
जी। तो वहाँ ये शिक्षा किस तरह से पहली शिक्षा से अलग होगी नीति? जहाँ तक माध्यमिक शिक्षा की बात है, हम ये देखते हैं कि जब हम माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं तो धीरे धीरे बच्चे का जो शिक्षा का स्तर है वह उसके रुचि के अनुसार उसको ऑप्शन मिलती है कि वह आर्ट्स पढ़ना चाहता है, साइंस पढ़ना चाहता है, कॉमर्स पढ़ना चाहता है, मेडिकल पढ़ना चाहता है कि नॉन मेडिकल पढ़ना चाहता है। इस शिक्षा नीति की खूबसूरती इस बात में है कि कल तक जो हमने दीवारें खड़ी की थी आर्ट्स में और साइंस में, उन दीवारों को खत्म कर दिया गया है कि अगर एक बच्चा इतिहास में रुचि रखता है परंतु वह जीवन में डॉक्टर बनना चाहता है, जीवन में उसका लक्ष्य इंजीनियर बनने का है, तो वह डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ साथ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ, नॉन मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ हिस्ट्री की पढ़ाई भी कर सकता है। तो वह हिस्ट्री भी हो सकती है, वह म्यूजिक भी हो सकता है, वह डांस भी हो सकता है, वह पेंटिंग भी हो सकता है, वह लॉ का भी कोई कोर्स हो सकता है, वह लॉ का अलावा कोई इंजीनियरिंग का भी कोई कोर्स हो सकता है। तो किसी भी भाषा में, किसी भी विषय में अगर उसकी रुचि है तो उसकी रुचि को किसी भी प्रकार से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जहां मन लगेगा तो वहां पर वह अधिक से अधिक अपना मन से काम करेगा, अपनी रुचि से काम करेगा और अपना 100% उसके लिए देगा, तो अवश्य ही वह सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। और माध्यमिक स्तर पर जब हम पहुंचते हैं तो जैसा आपने बताया, हम ये भी देखते हैं कि विद्यार्थी पढ़ाई तो किसी और सब्जेक्ट की कर रहा है लेकिन उसमें स्किल्स जो है वो डिफरेंट है। बिल्कुल। तो क्या ये नई शिक्षा जो नीति है स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती? बिल्कुल करती है। इसमें दो प्रमुख बिंदु जो निकल कर आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर, वह है पहला कि जो कल तक हम करिकुलर एक्टिविटीज को और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को अलग अलग मानते थे, उन्होंने बोला करिकुलर एक्टिविटी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अलग नहीं हो सकती। जो शिक्षा एक विद्यार्थी कक्षा के अंदर ग्रहण करता है और जो सीख उसको कक्षा के बाहर मिलती है, चाहे वो खेल के मैदान में हो, चाहे वो लेबोरेटरीज में हो, चाहे वो किसी और माध्यम से वो प्राप्त करे, तो उनके बीच में हम कोई भी दीवार नहीं खड़ी करेंगे, कोई भी खाई नहीं खोदेंगे, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना है और उसकी पर्सनैलिटी को उजागर करना है, एक पर्सन की पर्सनैलिटी बनाना, एक इंडिविजुअल को इंस्टीट्यूशन बनाना, एक मैन को जेंटलमैन बनाना। अगर यह काम कोई कर सकता है तो वह शिक्षा ही कर सकती है। और दूसरा बिंदु इसमें यह है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से कहते हैं कि जो इंटर्नशिप का कंसेप्ट है, जो अप्रेंटिसशिप का कंसेप्ट है, वह एक कंपलसरी पोर्शन के रूप में करिकुलम के साथ जोड़ा जाएगा। किसी भी बच्चे को अगर किसी एक विशेष किसी कोर्स की पढ़ाई कर रहा है तो वह उस कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ उस कोर्स को किस प्रकार से इंडस्ट्री में उतारा जाता है, किस प्रकार से उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि किताबी ज्ञान उसको प्राप्त होता रहे और उसको ये पता ही ना हो कि उस किताबी ज्ञान को किस प्रकार से हमने प्रयोग में लेकर आना है। जी। और ये आपने बिल्कुल सही कहा। आमतौर से इस शिक्षा नीति से पहले यही देखा गया था कि असल में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है जब वो मार्केट में जाता है तो वो एक तरफ रह जाती है। बिल्कुल। और जो प्रशिक्षण है वो नए तरीके से और नए अंदाज में शुरू होता है। बिल्कुल। तो क्या इस नीति में इन पहलुओं पर भी गौर किया गया और ये निहित किया गया है इसमें? बिल्कुल। और कहा गया है कि हम थ्योरी और प्रैक्टिकल को साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि वो अलग नहीं होंगे, उनको हम किसी प्रकार से भिन्न भिन्न नहीं मानेंगे। इंस्टीट्यूट से बाहर निकलने से पहले वो जो मार्केट में चल रहा है और जो प्रैक्टिकली वहां है तो वो ऑलरेडी वो सीख कर तब वो वहां पहुंचेगा। बिल्कुल। ताकि उसको पता हो कि आने वाले दिनों में उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उस चुनौती के लिए पहले से तैयारी होगी, बाजार उनसे क्या अपेक्षाएं रखता है, ताकि उनके अंदर वह मनोबल भी बढ़े और उनके अंदर वो इच्छा शक्ति भी आए कि हम इस बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें। और अगर हम स्पेशल एजुकेशन जोन की बात करें तो इस शिक्षा नीति में उन पर किस तरह से ध्यान दिया गया है? स्पेशल एजुकेशन जोन आपने बहुत समसामयिक विषय को उठा लिया। स्पेशल एजुकेशन जोन की जब हम बात करते हैं, कल तक हमने देखा कि भारत की सरकारें जो थी वह स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करती थी। तो इकोनॉमिक जोन को हम अगर बनाना चाहते हैं तो उसका आधार जो है वो शिक्षा से है। जब तक कि हम जानते हैं भारत जो है वह उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है
और उसके अंदर ऐसे से दूर दराज इलाके भी हैं जहां पर आज तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई। तो जब तक हम शिक्षा को डोर स्टेप तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हम रिमोट एरियाज में शिक्षा की सुविधाओं को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक कि हम भारत को अमृत काल के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत नहीं बना पाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के माध्यम से जो हमारे डिसएडवांटेज्ड रीजन्स हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पर शिक्षा पहुंचे ताकि उन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दराज के इलाकों में शहर से जी यानी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जो है शिक्षा वहां तक पहुंचाई जाए, ऑनलाइन भी पहुंचाई जाएगी और उनके निकटवर्ती इलाकों में उस प्रकार के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की जाएगी। यानी ये जो जोन बनाए जाएंगे उन्हें डिजिटली साउंड किया जाएगा, बिल्कुल कनेक्ट, ताकि जो कहीं भी बैठा है, किसी कोने में बैठा है और उसकी पहुंच शहर तक नहीं है, बिल्कुल, तो उसे कोई आवश्यकता नहीं है चिंता करने की। बिल्कुल, क्योंकि भारत की सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हमने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 100% पे लेकर आनी है प्राइमरी एजुकेशन को और प्री स्कूल एजुकेशन को और सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल तक। ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य है और इसी वजह से हम स्पेशल एजुकेशन जोन की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से करते हैं। अच्छा, एक प्रोफेसर भारत, मैं कहीं इस शिक्षा नीति के बारे में जानकारी ले रहा था जी। आमतौर से हम जब कहीं जुड़ते हैं पढ़ने के लिए किसी सब्जेक्ट के साथ, तो हमें मालूम होता है कि ये साल का शुरू है, सेशन यहाँ से शुरू होता है और वहां खत्म होता है। जब तक वो खत्म नहीं होता आप उसे छोड़ेंगे तो ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप कुछ और नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने ये सुना है कि इस नीति में आप जहां कहीं से चाहें एंट्री ले सकते हैं, जहां कहीं जाएं तो बाहर आ सकते हैं। इसे थोड़ा सा विस्तार से समझा दें, ये क्या है? इसमें दो बिंदु निकल कर आते हैं। पहली बात है कि हमने इस शिक्षा नीति के माध्यम से मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की बात की है। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट से अभिप्राय यह है कि कई बार एक विद्यार्थी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, पारिवारिक मजबूरियां हो सकती हैं, वित्तीय संकट हो सकता है। तो अगर किसी विद्यार्थी ने उच्च शिक्षा हेतु अगर 3 वर्ष के कोर्स के लिए कहीं एडमिशन लिया है और 1 वर्ष की शिक्षा वो प्राप्त कर लेता है, उसके बाद किसी भी कारणवश अगर उसको शिक्षा से दूर होना पड़ता है तो उसको 1 वर्ष की शिक्षा पूरी करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उसने 1 वर्ष कंप्लीट कर लिया, तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट हो गया। और उसके बाद चाहे वो 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के अंतराल के बाद, समझता है, जब उसकी परिस्थितियां ठीक हो जाती हैं तो और वापिस आकर वहीं से ज्वाइन कर शिक्षा आगे पढ़ना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, तो वह द्वितीय वर्ष में अपना एडमिशन लेगा। और अगर ऐसा भी हो कि 1 वर्ष द्वितीय वर्ष कर लिया उसने, द्वितीय वर्ष पूरा हो गया, फिर उसके जीवन में कोई ऐसा कारण बना, कोई ऐसा बिंदु आया, कोई ऐसा पड़ाव आया कि उसको फिर अपनी शिक्षा को स्थगित करना पड़ा, तो द्वितीय वर्ष कंप्लीट करने के बाद उसको डिप्लोमा कोर्स की सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि नाउ यू आर अ डिप्लोमा होल्डर इन दिस कोर्स। और जब तीसरी बार अगर वो वापस आता है तो 1 साल के लिए फिर पढ़ता है, तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब जहां से आप रुके वहीं से आपने शुरुआत करनी, वहीं से शुरुआत करनी, नए सिरे से नहीं करनी, नॉट गोइंग बैक टू स्क्वायर वन। जी। तो जो हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं, शिक्षा ग्रहण करने की बात करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं, उसकी कोई उच्चतम सीमा नहीं होती, कोई उसकी आयु सीमा में हम उसको बांध नहीं सकते। सारी उम्र होती है पढ़ने की, पूरी उम्र पढ़ सकते हैं। और तभी हम कहते हैं लर्निंग फॉर ऑल इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। मतलब इस शिक्षा नीति में विद्यार्थी चाहे तो अपना काम कर सकता है, अपने कौशल को आगे बढ़ा सकता है, कमाई कर सकता है, और साथ साथ में जब वो चाहे, जितना चाहे, जब चाहे, तो अपनी पढ़ाई को वो आगे बढ़ा सकता है, और जहां चाहे वहां रोक भी सकता है। बिल्कुल। इसी के साथ वो गैप नहीं माना जाएगा, नहीं गैप नहीं माना जाएगा जी। इसी के साथ साथ जो दूसरा प्रावधान किया गया है वह है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, कि अगर किसी बच्चे ने, किसी विद्यार्थी ने किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई कोर्स किया, चाहे वो वैल्यू एडेड कोर्स था, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स था, और उस कोर्स के माध्यम से कुछ क्रेडिट प्राप्त किए, तो वह क्रेडिट जिस प्रकार से हम अपने बैंक में धनराशि जमा करते हैं, तो वह क्रेडिट उसके ABC बैंक में जमा हो जाएंगे। और बाद में अगर वह किसी दूसरे विश्वविद्यालय से, किसी दूसरी संस्थान से और अधिक क्रेडिट प्राप्त करता है, तो वह बैलेंस उसका बढ़ता जाएगा, और वह सभी बैलेंस को जोड़कर जो डिग्री, जो सर्टिफिकेट, जो डिप्लोमा का वो हकदार होगा, वह उसको दिया जाएगा। जी।
प्रोफेसर भारत, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी दी है, विस्तार से समझाया है। लेकिन आधुनिकता के साथ जिस तरह से हमें ये नीति जोड़ रही है, हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को, आने वाले जो भविष्य है भारत का, उसे स्वर्णिम बनाने के लिए जो ये नीति काम कर रही है जी, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम अपनी वैल्यूज से जुड़े रहें, उनसे कहीं विमुख ना हो जाएं जी, इस दौड़ में, उसके लिए इस नीति में क्या प्रावधान है? जहां तक मूल्य आधारित शिक्षा की बात है तो हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं उसमें हम 3 स्तंभ लेकर चलते हैं। पहला स्तंभ है ट्रुथ, जिसको कि हम सत्य बोलते हैं। हम जानते हैं सत्य की एक अलग ही भूमिका होती है। उसी प्रकार से जो द्वितीय बिंदु निकल कर आता है वह है लव का, प्रेम का, और जो तृतीय स्तंभ निकल कर आता है वह है कंपैशन का, करुणा का। और अगर हम इन अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, तो मैं भारत के संविधान का जिक्र भी करना चाहूँगा कि जो हमें संविधान कुछ मूल्यों पर चलने की बात करता है, जिसमें जस्टिस की बात है, लिबर्टी की बात है, इक्वलिटी की बात है और फेटर्निटी की बात है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये बात करती है कि हम जो शिक्षा बच्चे को दे रहे हैं उसके माध्यम से वह रोजगार प्राप्त कर सकता है, वह रोजगार शुरू कर सकता है। परंतु अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो रोजगार प्राप्त करना या रोजगार देने वाला बनना बहुत आसान है। परंतु आज अगर हम इस मार्केट में सस्टेन करना चाहते हैं, इस मार्केट में जुड़े रहना चाहते हैं, अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, वह तभी संभव होगा जब हम नैतिकता के पथ पर चलेंगे। तो यह शिक्षा नीति बात करती है कि हमें देखना है कि आज हमारे जो शिक्षा का स्तर है उसमें हम कितनी वैल्यूज की बात कर रहे हैं, और उसका प्रथम फेज यह कहता है कि क्या हम वैल्यू एजुकेशन को सिस्टम से, एजुकेशन से जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे। दूसरा चरण उसका इस बात पर जोर देता है कि क्या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, क्या हमारा करिकुलम, क्या हमारा कोर्स मटेरियल उन वैल्यूज को कक्षाओं में, कक्षाओं के बाहर किसी प्रकार से बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। और तृतीय स्तंभ में हम देखते हैं कि जो बात हमने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के माध्यम से बच्चों के करिकुलम में डाली है, क्या हम उनको वैल्यू बेस्ड लिविंग की ओर लेके जा रहे हैं, क्या हम उन बातों को, उन नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपना रहे हैं, ताकि हमारी कथनी और करनी में फर्क ना हो। तो जो एक व्यक्ति अपने आदर्श को देखता है तो वह आदर्श उसी दम पर बनता है, उसी हिसाब से बनता है जब वह चीज वह अपने जीवन में उतारता है, उसे जीता है, उसे अपनाता है। यानी उसको मार्केट के साथ साथ तैयार करने के लिए बिल्कुल साथ में जो नैतिकता है जीवन में, जो मूल्य हैं, वो भी साथ साथ उसमें समावेश करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना ताकि वो एक अच्छा इंसान बने। बिल्कुल। और नेक राह पे चलते हुए बिल्कुल। सबका साथ, सबका विकास करता हुआ देश को आगे बढ़ाए। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास वो तभी होगा जब आप अंदर से मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देंगे। बिल्कुल। और अभी आपको जैसे मालूम है, आप सबको मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है कि जिस तरह से कोरोना काल में मानवीय मूल्यों को लेकर जिस तरह से हमारे देश ने पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है, उसका कोई सानी नहीं, कोई सानी नहीं। तो प्रोफेसर भारत, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो नई शिक्षा नीति है, जो पुरानी थी उस हिसाब से शिक्षक भी अपने आप को ढाल चुके थे, तो अब जो हमारे गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए भी तो एक चैलेंज होगा इस नई नीति के साथ जुड़ने का। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमको ऐसा लगता है कि शिक्षक के लिए तो हर पल, हर दिन, हर घड़ी एक नई चुनौती होती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि शिक्षक का जब विकास होगा तभी वह विद्यार्थियों का विकास कर पाएगा। तो भारत की सरकार ने सन 2014 में पंडित मदन मोहन मालवीय के माध्यम से उनके नाम पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग को लॉन्च किया था, जिसके माध्यम से पूरे देश के अंदर सरकार ने 95 सेंटर्स बनाए हैं, जहां पर की टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जाएगी, जहां पर टीचर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां पर टीचर्स के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। और इन सब कार्यों को जमीन पर उतारने के लिए, उनको कार्यान्वयन करने के लिए सरकार ने 493 करोड़ रुपए का बजट भी ईयरमार्क किया है। 493 करोड़। प्रोफेसर भारत, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में